Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्रीवियस क्लास में वो था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट बात किया था कि अगर पार्टनर्स रिटायर्ड होता है तो जो फर्म की गुडविल होती है उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं वो चीज मैंने सिखाया था। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट था जिसको हम लोगों ने सीखा था, और जो हम लोग एडमिशन में सीखे थे WCR IFR जैसे यहाँ पे होगा उसी तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा रिटायरमेंट में। सिर्फ फर्म की गुडविल को हम लोग दूसरी तरीके से एडजस्ट करेंगे, और जो एडजस्ट की एंट्री मैंने बताया था गेनिंग डेबिट या कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, बस उसी एंट्री को हमको एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो उसी एंट्री को एक्स्ट्रा यहाँ दिखाना है और सेम प्रोसेस एडमिशन वाला ही है। तो एक क्वेश्चन करेंगे तो और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। अब तीन पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5:3:2 था। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2022 वाज एज फॉलोज। अब 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस शीट दिख रही है, लायबिलिटी है और एसेट्स है। अब लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल दिया हुआ है तीनों का ए बी सी का, कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है, गुडविल है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है शी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। अब यहां पे कौन रिटायर्ड हो रहा है? सी रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। अब प्रॉफिट दिया हुआ है 4 years का। 2019 में 14,400, 2020 में 20,000, 2021 में 10,000 का लॉस हुआ, 2022 में 15,600। फिर सेकेंड प्रोविजन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड ऑन डेटर। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। फिर लिखा हुआ है स्टॉक भी एप्रिशिएट, स्टॉक बढ़ रहा है कितने से? 10% से। पेटेंट आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि पेटेंट जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा था 4,000 रुपए का, अब वो वैल्यूलेस हो गया। अब जो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगी वो हमारा पेटेंट वहां पे नहीं दिखेगा 4,000 से। और हम लोग इसका इफेक्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी दिखाएंगे। बिल्डिंग भी एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ 20% से। फिर लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू सन्ड्री क्रेडिटर्स का 10,000 रुपए, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है 12,000 रुपए, क्योंकि 2,000 रुपए मोर पे करना है, तो 2,000 रुपए से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसका भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग पहले समझ लेंगे कि इसमें किस किस का एडजस्टमेंट करना है। तो जो हम लोग WCR इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैंने बताया था कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो क्या है? एक फर्म की लायबिलिटी होती है। इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो ये हम लोग को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हम लोग एडमिशन में क्या करते थे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे भी रिटायरमेंट में भी आप लोग रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? जो वहां पे रेशियो हम लोग लेते थे वही रेशियो यहां पे ओल्ड रेशियो लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एडमिशन में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई क्लेम नहीं है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशियो में हम लोग करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो ये भी वही ट्रीटमेंट होगा जो हम लोग एडमिशन में करते थे। फिर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ABC। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे हम लोग एडमिशन में बनाते थे उसी तरीके से हम लोग यहां पे भी बनाएंगे। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं ऊपर, रीवैल्यूएशन अकाउंट।
अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? एसेट इंक्रीज हुआ वो दिखाएंगे, एसेट डिक्रीज हुआ वो दिखाएंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हुई वो दिखाएंगे। तो ये सब यहां पे आता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, याद रखना, क्योंकि यहां पे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। मतलब अगर एसेट बढ़ा तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाएंगे, अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो लॉस हुआ तो वो दिखाएंगे। तो ये किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले हम लोग एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में कैश लिखा हुआ है, कैश का कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं होता है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 8000 का सन्ड्री डेटर्स दिख रहा था। अब सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, कितने का? 5% का प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है फर्म के लिए? प्रोविजन फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है जो पहले उसने नहीं बनाया था, अब उसको बनाना पड़ रहा है। कितना परसेंट? 5% डेटर्स पे। तो जब हम लोग कोई प्रोविजन नया बनाते हैं तो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी इंक्रीज होती है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जब लायबिलिटी बढ़ती थी तो हम लोग एंट्री क्या पास करते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हम लोग इसको किस साइड दिखाएंगे? और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में रीवैल्यूएशन का नाम तो आएगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और टू हम लोग किस साइड यूज करते हैं? डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? अब डेटर्स कितना था? 8000 रुपए का डेटर्स था। इस पे कितना परसेंट बनाना है? 5%। 5% हमने लिख लिया। 0000 50 5 8 40। तो 400 रुपए का प्रोविजन बना। अब हम लोग 400 रुपए इसको हम लोग यहां दिखा देते हैं। और इसका इफेक्ट और कहां जाएगा? जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग वहां पे, जैसे यहां लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स, वहां लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 8000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, जो अमाउंट आएगा तब दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब वहां पे हम इसको बताएंगे। तो हमारा रीवैल्यूएशन में पहला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। अब उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है। अगर कोई एसेट है एप्रिशिएट होता है, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना। पहले स्टॉक जो था वो 40,000 से स्टॉक आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही थी, अब स्टॉक 10% से बढ़ रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। तो 40,000 का 10% जो आया वो 4,000 आया। कितना आया? 4,000 से इंक्रीज हुआ स्टॉक। अगर कोई फर्म का एसेट स्टॉक जो है ये इंक्रीज होता है तो हम लोग जो एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो स्टॉक क्या है? एक एसेट्स है। अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से दिखाएंगे? 4,000 से। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे। और स्टॉक डेबिट है तो ये स्टॉक हम किस साइड दिखाएंगे? इस साइड। जब इस साइड हम यूज करते हैं तो हम बाय लिखते हैं, जो डेबिट में होगा उसको हम लोग बाय से यूज करते हैं। तो बाय स्टॉक कितने से? 4,000 से हम लोग स्टॉक को दिखा दिए। तो इस तरीके से हमने स्टॉक भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। फिर उसके बाद पेटेंट, तीसरा नेक्स्ट जो है वो पेटेंट है।
लिखा हुआ है पेटेंट आर वैल्यूलेस। इसका मतलब क्या होता है कि पहले जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में पेटेंट था वो 4,000 रुपए से दिख रहा था। कितने से दिख रहा था? 4,000 रुपए से हमारा पेटेंट दिख रहा था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि पेटेंट आर वैल्यूलेस। अब पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं बची। तो पेटेंट एक प्रकार का क्या होता है? एसेट्स होता है फर्म का। अगर पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा था और अब बोल रहा है कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उतने ही अमाउंट से क्या हुआ? एसेट्स आपका कम हो गया। और अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो हम लोग लिखते हैं, जो जर्नल एंट्री पास होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। क्या लिखते हैं? टू पेटेंट। कितने अमाउंट से? 4,000 रुपए से था, 4,000 रुपए से खत्म हो गया, तो 4,000 रुपए से दिखेगा यहां पे। अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? अब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इनका नाम तो आएगा नहीं रीवैल्यूएशन यहां पे, तो क्या लिख सकते हैं? टू पेटेंट लिख सकते हैं। टू किस साइड यूज करते हैं? डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे? टू पेटेंट्स। कितने से? 4,000 से। टू पेटेंट कितना? 4,000। तो हमने कवर कर लिया, पेटेंट भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। अब बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हुआ। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है, इंक्रीज होना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड देखते हैं कि बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी थी पहले। तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 60,000। अब वो 60,000 जो थी वो 20% से इंक्रीज हो गया। अगर कोई एसेट एप्रिशिएट होता है कितने अमाउंट से? 20% से। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 60% हुआ कितना? जो कितना था? 60,000। 60,000 का 20%, सॉरी 60,000 का 20% क्या हुआ? एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना होता है। तो कितना अमाउंट से ये बढ़ा? तो 0000 12,000 रुपए से ये क्या हुआ? एसेट्स बढ़ा। जो बिल्डिंग थी जो पहले दिख रही थी 60,000 से, अब वो बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हो गई। तो हम लोग को कौन सा अमाउंट ध्यान देना है? जितने से इंक्रीज हुआ वही अमाउंट यहां पे अभी ध्यान देना है। जब हम लोग को बैलेंस शीट में हम इसको दिखाएंगे तब हम लोग 60 से नहीं 72 से दिखाएंगे, क्योंकि अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 72 हो गई। तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो जितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है उस अमाउंट को दिखाएंगे। तो बिल्डिंग कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है? 12,000 रुपए से। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या एंट्री पास होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। टू रीवैल्यूएशन कितना? 12,000 से दिखाएंगे। अब किस साइड दिखाएंगे? डेबिट साइड दिखाएंगे कि क्रेडिट साइड दिखाएंगे? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। टू रीवैल्यूएशन तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? डेबिट है तो बाय बिल्डिंग। कितना अमाउंट? 12,000। तो बाय बिल्डिंग दिखा दिया। कितना? 12,000 रुपए से। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या लिखा हुआ है? सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। इसका क्या मतलब है? अब यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स था वो 10,000 रुपए का था। अब जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे वो 2,000 से ज्यादा पे करेंगे, मतलब 2,000 ज्यादा एक्स्ट्रा पे करेंगे। मतलब 10,000 देना था, अब 12,000 रुपए पेमेंट करेंगे। तो कितने रुपए से लायबिलिटी यहां पे इंक्रीज हुई? 2,000 रुपए से, क्योंकि लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू से 2,000 रुपए ज्यादा पे करना है। कितना? बुक वैल्यू से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है।
तो पहले इसको कितना देना था, 10,000 रुपए। अब 2,000 जब एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को, 12,000 रुपए। तो हमको 12,000 तो दिखाना नहीं है, जितने से इंक्रीज हुआ है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं, एसेट्स हो या लायबिलिटी हो, जितने अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उस अमाउंट को हम लोग यहां दिखाते हैं। तो 2,000 रुपए से क्या हुआ है, लायबिलिटी बढ़ी है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री पास होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, एंट्री जो हमारी बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट से, 2,000 रुपए से दिखेगा। अब किस साइड दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो हम किस साइड दिखाएंगे, टू क्रेडिटर्स, इस साइड आएगा, टू क्रेडिटर्स। कितना, 2,000 रुपए। ये हमने कवर कर लिया। क्या और कुछ आएगा, सन्डे क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो हम लोग बैलेंस शीट में ऐसे ही दिखा देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा बैलेंस शीट में क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी होती है, और जो फर्म की लायबिलिटी होती है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड, ये भी हमारा कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 है, क्या इसमें कोई क्लेम किया गया है, नहीं किया गया है, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ये जाएगा। कैपिटल से अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, कैपिटल से। अब कैश को तो दिखाना नहीं है, डेटर्स हो ही गया, फर्नीचर इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं, पेटेंट मैंने दिखा दिया, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब कहां, गुडविल कहां जाएगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में बस इतना ही चीज आएगा। तो इसको हम क्लोज करते हैं पहले। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करते हैं। अब क्रेडिट साइड है 16,000, कितना, 16,000, कितना है, 12,000 प्लस 4,000, 16,000। डेबिट साइड कितना है, 2,000 प्लस 4, 6,000, 6,400, कितना है, 6,400, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड जो है वो 16,000 है। तो किस साइड कम है, डेबिट साइड कम है, और कितने अमाउंट से कम है वो हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। 16,000 माइनस 6,400, 0 0, यहां कैरी 10 10 माइनस 4 6, यहां 5 15 माइनस 6 9, 9,600 से। अब ये जो 9,600 आया है वो क्या है, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर्ड टू ABC। अब कितना आया था, 9,600 आया था। 16,000 में हमने कितना लेस किया था, 16,000 में हमने लेस किया था 6,400, तो ये जो आया था 9,600 आया था, ठीक है। अब 9,600 क्या है, गेन है। अब इस गेन को कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट किधर दिखाते हैं रिवॉल्यूशन में, ये साइड, लॉस किधर आता है, ये साइड। तो कितना कितना आया, 9,600 को हम लोग 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5/10, तो 10 9 जा 90, 6 कितना हो गया 60, 10 6 जा 60, 0, 5 0 0
500, 5 6 जा 30, 0 5 9 जा 45 और 3 48। तो एक का आया कितना 4800। तो ए का हम लोग दिखा दिए पहले 4800, ए का 4800 हमने दिखा दिया। अब बी का निकाल लेते हैं 9600। बी का रेशियो कितना है 3/10 है। तो ये कितना आया 96। फिर ये कितना आया 300, 3 6 जा 18, 18 8 1 3 9 जा 27 1 28, 28 80 कितना आया 2800, 2880। तो 2880 बी में दिखा देते हैं 2880। अब इसी तरीके से सी का कैलकुलेट कर लेते हैं 9600, उसका रेशियो 2/10 है। हमेशा जो प्रॉफिट होता है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में, जो हम लोग एडमिशन में सीखे थे। तो 96 ये कितना आया 200, 2 6 12 1 2 9 18 और 1 19 1920। टोटल कितना है 9600। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। टोटल 16,000 कितना आया, टोटल 16,000 ये हमने टोटल कर दिया। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब रीवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट आया है हम लोग कहां दिखाते हैं, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो याद रखना इसका जो प्रॉफिट ये आया है इसको हम लोग कहां डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका प्रॉफिट जाता है इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो इसको नोट करो, फिर हम इसको दूसरा पार्टनर्स कैपिटल बताते हैं। प्रॉफिट याद रखना, ये प्रॉफिट हम लोगों को कहां दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं, तीन कॉलम बनेगा। कौन कौन, ए बी सी। सी बी ए पर्टिकुलर्स, सी बी ए पर्टिकुलर्स। अब रिटायरमेंट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। एडमिशन में हमने बताया था कि जो बैलेंस कैपिटल का होता है, बैलेंस शीट में जो दिखता है, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करते हैं। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो एडमिशन में मैंने बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो कितना कितना कैपिटल है, ए का 50,000, बी का 35,000, सी का 25,000। तो सबसे पहले हम लोग इसको दिखाएंगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, सबसे पहले हम लोग जो कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल को हम लोग कैसे लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। ये क्या है, बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड दिखता है पार्टनर्स कैपिटल का।
तो कितना कितना है 50,000, 35,000 और 25,000। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट आया है या कुछ लॉस आया है उसको दिखाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट ए बी सी का कितना कितना आया था, ए बी सी का जो प्रॉफिट आया था, एक का आया था 4800, एक का आया था 2880 और एक का आया था 1920। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन। बाय रीवैल्यूएशन कितना आया था, एक का आया था 4800, दूसरे का जो आया था 2880, कितना आया था 2880 और एक का आया था 1920। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डालेंगे। किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। फिर उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया है उसका जो प्रॉफिट होगा तो इस साइड दिखाओगे, अगर लॉस होगा तो इस साइड दिखाओगे। तो हमने दो चीज दिखा दिया, ओपनिंग कैपिटल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में ऐसा क्या है जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा। क्या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा, नहीं आएगा। ये बैलेंस शीट में ये दोनों जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। याद रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखता है इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है, फर्म की एक लायबिलिटी है और इसको हम लोग बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व फंड। क्या रिजर्व फंड यहां पे आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि रिजर्व फंड हम लोग एडमिशन में क्या करते थे, हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते थे। किस रेशियो में करते थे, ओल्ड पार्टनर में। तो इसकी एंट्री क्या बनती थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्या एंट्री बनाते थे, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड बोलो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये एंट्री बनती थी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। तो एंट्री हम लोग किस साइड दिखाएंगे रिजर्व फंड को, ये साइड दिखाएंगे। सर कैसे दिखाएंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का नाम तो लिख नहीं सकते, ठीक है। जब कॉन्ट्रा एंट्री होगी तभी हम लोग दिखाते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स बन ही रहा है, तो हम किसका नाम लिखेंगे, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है, डेबिट है, तो डेबिट को हम बाई से यूज करते हैं, बाई यूज करते हैं, तो बाई रिजर्व फंड। कितना कितना, अब कैसे दिखाएंगे, रिजर्व फंड कितना है, 6000 है। अब 6000 को किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 5/10, ठीक है। दूसरा 3/10, कितना था 6000, 3/10। तीसरा था 2/10, ये ए बी सी का है। तो कितना कितना है, 10 6 तो एक का आया 3000, 10 6 एक का आया 18,000, 10 6 एक का आया 12,000। ये हमारा रिजर्व फंड का है, तो इसको हम लोग दिखा देते हैं, 3000, 1800 और 12, ठीक है, 6000 हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या दिखाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने बताया था एडमिशन में, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड गिवन है और इसका एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट का मतलब यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो 2000 दिया हुआ है और 2000 जो रिजर्व में पड़ा हुआ है उस पे क्लेम कुछ नहीं हुआ है। अगर क्लेम कुछ हुआ ही नहीं है तो ये जो रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब हम लोग एडमिशन में जो चीज करते थे वही चीज हम लोग रिटायरमेंट में भी करेंगे, क्योंकि इसमें सेम प्रोसेस है एडमिशन और रिटायरमेंट में।
सिर्फ चेंजेस फर्म की गुडविल वाला था, जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा अमाउंट बच गया है, क्योंकि यहां पे कोई क्लेम किया ही नहीं गया। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री जो बनती थी, WCR अकाउंट डेबिट, क्या बनती थी? WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। तो टू ओल्ड पार्टनर लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? बाई WCR लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स बना रहे तो पार्टनर्स का नाम नहीं लिखेंगे इसके अंदर। तो बाई WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितना कितना आएगा यहां डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? 2000 रुपए। अब 2000 को किस रेशियो में बांटना है? यही ओल्ड रेशियो में। तो 5/10, 2000 का 3/10, 2000 का 2/10, ठीक है। 10 1 जा 10 2 जा, तो ये कितना आया? 1000। 10 2 जा, दूसरा कितना आया? 600 आया। 10 2 जा, तो दूसरा कितना आया? 400 आया, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां पे 1000, 600 और 400 हमने ये भी कवर कर लिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो मैंने पहले ही दिखा दिया, तो लायबिलिटी साइड मैंने कवर कर लिया। अब एसेट साइड पे आते हैं। क्या कैश हम लोग कैपिटल में दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या डेटर्स हम लोग यहां पे दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। स्टॉक दिखाते हैं? नहीं दिखाते। फर्नीचर, ये सब एसेट्स में आते हैं। पेटेंट पहले बैलेंस शीट में दिख रहा था, इसको अब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। बिल्डिंग, ये भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। क्या गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है, क्या गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बताया था कि अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन है, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल दिख रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ की एंट्री जो बनती थी, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन? ए बी सी, ये डेबिट करेंगे और टू गुडविल लिखेंगे। क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, यहां लिख रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, इसको हम लोग को क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ की एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो वो गुडविल गिवन है। तो किस साइड ये दिखेगा? ओल्ड पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स में इसमें तो आएगा नहीं। पार्टनर्स का नाम क्या आएगा? टू गुडविल आएगा। टू गुडविल किस साइड यूज करते? इधर। टू इस साइड, बाई इस साइड, तो टू गुडविल किधर आएगा? ये साइड आएगा। तो टू गुडविल हम लोग यहां लिख देते हैं, टू गुडविल। अब कितना कितना अमाउंट आएगा? अब अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है गुडविल में? 6000 है। किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो वही है 5/10। 6000 का 3/10, 6000 का 2/10, 10 6 कितना आया? 600 इंटू 5, 3000। 10 6 तो 1800 आया यहाँ पे। 10 6 ये आया 1200, ठीक है। अब यहां हम दिखा देते हैं 3000, 1800 और 1200, ये हमने दिखा दिया। अब क्या बचा? अब तो एसेट साइड में कुछ है नहीं जो हम लोग दिखाएं। अब एक यहां एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जब सी रिटायर्ड हुआ, फिर सी जब रिटायर्ड हुआ तो गुडविल दिया हुआ था। अब गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फर्म की गुडविल मेंशन नहीं है, तो आपको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। और किस मेथड से कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। एडजस्टमेंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज of the average profit of last 4 year। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट
कितना कितना निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना दिया है 4 का, 19 में 14,400, 2020 में 20,000, 2021 में लॉस आया, 2022 में 15,600। तो हम लोग सीखे थे कि अगर कोई फर्म का गुडविल नहीं गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोग सीखे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे हम लोग फर्म की निकालते हैं, और कैपिटलाइजेशन, एवरेज और सुपर। तो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है किस मेथड से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, 2019 का 14,400, 2020 का 20,000 दिया हुआ है, 2021 का 10,000 का लॉस है, तो लॉस को हम लोग माइनस में रखते हैं, ठीक है, लॉस है तो हम लोग इसको माइनस में 10,000 रखेंगे। फिर उसके बाद 2022 में 15,600 का प्रॉफिट है। पहले क्या करेंगे, इन सबको ऐड और लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब कितना कितना दिया हुआ है, 14,400, फिर उसके बाद 20,000, फिर उसके बाद दिया हुआ है माइनस का 10,000, क्योंकि ये लॉस है इसलिए मैंने माइनस में दिखाया 10,000, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 15,600। तो ये जो आया 40,000 आया, कितना आया 40,000। अब ये 40,000 ये क्या है, प्रॉफिट है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट जो निकलता है वो कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट का, 1 2 3 4, कितना है 4। तो ये क्या निकला, 10,000 एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। पहले क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, लॉस को लेस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट है 40,000, तो 40,000 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या निकला, 10,000 एवरेज प्रॉफिट निकला। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला जो होता है इसका, एवरेज प्रॉफिट है 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कहां पे गिवन है, ये देखो गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो निकला फर्म की गुडविल जो निकली वो 20,000 निकली। कितना निकला फर्म की गुडविल, 20,000 रुपए फर्म का गुडविल निकला। अब जब फर्म की गुडविल निकल के आ गई, तो अब गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, जो फर्म की गुडविल होती है इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। अब फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब ये बताओ, यहां पे 3 पार्टनर्स थे, कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर, ए बी सी, इनका रेशियो 5:3:2 था, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब यहां पे सी रिटायर्ड हो गया, कौन रिटायर्ड हो गया, सी रिटायर्ड हो गया। अब सी रिटायर्ड हुआ तो सी का जो शेयर होगा गुडविल का वो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि सी के रिटायर्ड होने के बाद जो कंटिन्यू पार्टनर्स मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे, क्या वो प्रॉफिट फ्यूचर में क्या चेंज कर रहे हैं। सी के रिटायर्ड होने के बाद ए और बी जब बचे तो ए और बी ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा क्या चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है कि सी के रिटायर्ड होने के बाद ए बी जब बचेंगे तो इनका न्यू रेशियो ये होगा। क्वेश्चन में मेंशन कहीं भी नहीं है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है तो जो रेशियो इन लोग का बचा ओल्ड रेशियो ये वाला 5 और 3 वही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर। मैंने क्या बोला कि अगर 3 पार्टनर्स थे 5:3:2 उन लोगों का रेशियो था और सी रिटायर्ड हो गया। सी के रिटायर्ड होने के बाद
ए बी ने फ्यूचर में कोई न्यू पीएसआर की बात नहीं करी कि हम लोगों का अब ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अगर कुछ नहीं बोला गया, अगर कुछ नहीं ए बी ने डिसाइड किया फ्यूचर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, तो जो पहले उन लोगों का शेयर था 532, जो 53 अब भी है, तो ये जो रेशियो बचा वही रेशियो इन लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर वो चेंजेस करेंगे तो जो चेंजेस होगा वो वाला लिया जाएगा, और अगर चेंजेस नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इन लोगों का जो पहले शेयर था वही शेयर अब भी है, तो वही इन लोगों का न्यू शेयर भी होगा और वही इन लोगों का गेनिंग रेशियो होगा। तो यहां पे न्यू रेशियो कितना है? 5:3। तो यही इन लोग का क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो हम लोग को कितना पता चल गया? 5:3, क्योंकि यहां पे आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ए बी सी थे, 532 था, सी चला गया, अब इनका रेशियो क्या बचा? 5:3। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो यही हमारा न्यू रेशियो, यही हमारा गेनिंग रेशियो। और जो फर्म की गुडविल होती थी हम लोग किस में एडजस्ट करते थे? गेनिंग रेशियो में। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो सी रिटायर्ड हुआ उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो कितना हुआ वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म की गुडविल थी 20,000 और सी का रेशियो कितना था? 2/10, 2/10। तो ये आया 4,000। सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं? यहां लिख दे रहा हूं, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना निकला? टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 20,000 रुपए, और सी का शेयर कितना है? 2/10, 10 2 जा 20। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल जो निकला वो 4,000। अब ये जो 4,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल निकला, इसको हमको क्या करना है? एडजस्ट करना है। और एडजस्टिंग की एंट्री क्या मैंने बताया था? रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। एंट्री हमारी ये बनेगी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है? टू सीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे? हमारा गेनिंग रेशियो क्या था? मैंने गेनिंग रेशियो निकाला था कितना? 532 थे, सी रिटायर्ड हो गया, तो यही इन लोगों का न्यू रेशियो भी हो जाएगा और यही इन लोग का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 5:3। ठीक है, अब 5:3 में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4,000 को 5/8, 8 5 जा 40, तो एक का आया 2500 और एक का आएगा 1500। 3/8, 8 5 जा 50, तो एक का आएगा 1500। तो एक आएगा 2500 और एक का आएगा 1500 और टोटल 4,000। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां कैसे दिखाते हैं? तो एंट्री देखो ये बनी, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू सीस कैपिटल। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग दोनों साइड दिखाते हैं। तो पहले कैसे दिखाते हैं ये भी सीख लेते हैं। अगर ये डेबिट है तो क्या लिखेंगे? बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, और अमाउंट किस साइड दिखाएंगे? पहले लिख लेते हैं बाई एस कैपिटल, किसका है? गुडविल का, बाई बीस कैपिटल, किसका है? गुडविल का। ठीक है, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। अब अमाउंट किस में दिखाएंगे? अब अमाउंट जो है एस कैपिटल बीस कैपिटल, अमाउंट हमारा जो दिखेगा वो सी में दिखेगा। कितना दिखेगा? ए वाले में का 2500 था और एक का 1500 था। इस तरीके से इस एंट्री को हम लोग दिखाते हैं। बाई एस कैपिटल किस अमाउंट, किस कॉलम में? सी के कॉलम में। बाई बीस कैपिटल किस कॉलम में? सी के कॉलम में। अब यहां कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल, यहां सीस कैपिटल, तो दोनों साइड दिखेगा। तो टू क्या लिखेंगे? टू सीस कैपिटल। अब जब टू सीस कैपिटल इस साइड लिखेंगे तो हम लोग अमाउंट कैसे दिखाएंगे? टू सीस कैपिटल
और ब्रैकेट में हम लोग गुडविल लिख लेते हैं कि याद रहेगा हमको कि ये किसका अमाउंट है, तो ये गुडविल लिख लिया। तो ए के कॉलम में कितना रखेंगे 2500, बी के कॉलम में कितना रखेंगे 1500। अब सी बना रहे हैं तो सी के कॉलम में नहीं रखना है। ए बना रहे थे, ए कैपिटल लिखा तो ए के कॉलम में मैंने नहीं लिखा, सी के कॉलम में। बी बना रहे थे, बी कैपिटल लिखा तो बी के कॉलम में नहीं लिखा 1500 सी के कॉलम में। तो इस तरीके से हम लोग जो फर्म की गुडविल होती है वो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। एंट्री हमारी ये बनी और इस एंट्री को याद रखना है कि ऐसी एंट्री आएगी तो दोनों साइड दिखाना होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर ओल्ड पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर इसमें से जा रहा है और फ्यूचर में इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई डिसाइड नहीं हुआ, तो जो पहले शेयर था वही इन लोगों का न्यू शेयर होगा और वही इन लोगों का गेनिंग रेशियो भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ करते हैं पहले, अब रफ कर लेते हैं फिर हम लोग टोटल करते हैं। और कुछ तो आएगा नहीं, हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्योंकि यहां सी रिटायर्ड हो रहा है तो सी का कैलकुलेशन करना है फर्म को कि कितना पेमेंट करना है सी को, क्योंकि सी फर्म से जा रहा है। ठीक है, सी फर्म से जा रहा है तो सी को कितना पेमेंट देना है फर्म को, तो ये कैलकुलेट करेगी फर्म। तो सबसे पहले हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे करते हैं, पहले हम एक एक साइड करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए का कितना है 50,000, कितना है 50,000, 50,000 लिखा, फिर प्लस 4800 लिखा, फिर उसके बाद 3,000 लिखा, फिर उसके बाद 1,000 लिखा। तो ये जो आया 58,800, कितना आया 58,800, ये हमारा ए का हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड कितना है 3,000 प्लस 2,500, तो निकाल लेते हैं। डेबिट साइड आया 5,500 और क्रेडिट साइड आया 58,800। तो कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा, ये साइड आएगा। तो कितना आया 58,800 माइनस 5,500, तो ये कितना आया 0,0,335, 53,300 का बैलेंस आया। अब क्या ए यहां रिटायर्ड हो रहा है, नहीं, तो इसका बैलेंस दिखेगा। तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। जो पार्टनर्स नहीं जा रहा है उसका बैलेंस जो कैपिटल का होगा वो बैलेंस में दिखेगा। कितने से दिख रहा है 53,300 से, और इसको टोटल कर लिए 58,800। हमने ए का कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब इसी तरीके से बी का टोटल करते हैं। बी का कितना आया ये चेक करते हैं। एक एक कॉलम करना सबसे पहले। तो अगर एक एक कॉलम कर रहे हो तो आपको कहीं गलती भी, कहीं मिस्टेक भी नहीं हो सकता कैलकुलेशन में, तो एक एक कॉलम पहले करना है। ए का पार्टनर्स कैपिटल पहले टोटल कर लेना और फिर उस तरीके से बी का भी टोटल कर लेना। तो बी का हम लोग पहले ऐड करते हैं। पहले दिया हुआ है 35,000, फिर उसके बाद 2,880, 2,880, फिर उसके बाद 1,800, फिर उसके बाद 600। तो क्रेडिट साइड आया 40,280, कितना आया 40,280। ये बी का क्रेडिट साइड है 40,280। अब बी का डेबिट साइड निकाल देते हैं। डेबिट साइड है 1,800 प्लस 1,500, तो ये जो आएगा वो 3,300 आएगा। कितना 3,300। अब क्रेडिट साइड 40,280 है, डेबिट साइड 3,300, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, ये साइड आएगा। अब इसको हम लेस कर लेते हैं।
लेस किया 40,280 माइनस 3,300, 0 8 9 6 3, तो ये हमारा आया 36,980। कितना आया? 36,980। किधर लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे 36,980। टोटल कितना है? 40,280। ये हमारा ये दिखा दिया 40,280। अब सी का कैलकुलेट करते हैं। अब सी तो यहां पे रिटायर्ड हो रहा है, तो सी को तो पेमेंट जाएगी यहां पे। क्या सी जब रिटायर्ड हो रहा है क्या इसको पेमेंट मिल रही है? क्वेश्चन में मेंशन है ऐसा कुछ? नहीं मेंशन है। तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ए का हो गया, बी का हो गया, अब सी का टोटल करते हैं। सी का कितना है? तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, सी वाला भी। सी का कितना कितना है? सी का जो गिवन है 25,000 प्लस 1920 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 2500 प्लस 1500, ये आया 32,520। कितना आया? 32,520। ये क्रेडिट साइड आ गया सी का। कितना? 32,520। डेबिट साइड सिर्फ कितना है? 1,200 रुपए है। ठीक है, तो अब किस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा? ये साइड आएगा। तो कितना आया? 32,520 में 1,200 रुपए लेस कर देंगे। 0 2 5 माइनस 2 3, यहां 2 माइनस 1 1 3, 31,320। अब 31,320 सी को पेमेंट मिलेगा। मतलब फर्म जो है सी को कितना रुपए देगा? 31,320 रुपीज पेमेंट करेगा सी को। अब हम यहां देख रहे हैं कि जो सी का पैसा निकला है वो सी को कैश में पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सी को कैश में पेमेंट कर रहा है। जब सी रिटायर्ड हो रहा है फर्म से तो उसको कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है। जब कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है तो सी को कह रहा है फर्म कि ये जो 31,320 रुपए है इसको हम लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 31,320 तो हमारे पास अभी भी कैश में तो है नहीं, ये हम इसको लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तुम्हारा पैसा, और इसका हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो अगर जब फर्म सी को पेमेंट नहीं करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? टू सीज लोन। अगर यही अमाउंट कैश में वो पेमेंट कर दिया होता, अगर यही अमाउंट वो कैश में पेमेंट कर दिया होता तो हम लोग लिखते क्या? टू बैंक अकाउंट। क्या? टू बैंक अकाउंट लिखते। क्लियर? याद रखना, अगर यहां पे कैश में पेमेंट होता तो हम लोग टू बैंक। तो यहां पे सी जब रिटायर्ड हुआ तो उसको कैश में कुछ नहीं दिया जा रहा है, फर्म ने कुछ नहीं दिया इसको, तो यहां पे टू सीज लोन हो गया। फर्म इसका जो कैश देना था इसको लोन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको धीरे धीरे पैसा देते रहेगा और इंटरेस्ट के साथ। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर पहले लिख लेते हैं, बैलेंस सीडी का। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कैसे आया था वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी निकला था तो इसका 53,300 निकला था, और इसका निकला था 36,980 इसका। ये तो खत्म हो गया। तो ये कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बनके तैयार हो गया। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक चीज और देख लो, यहां पे जो ये सीज लोन आया है इसको हम लोग फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो है, एसेट और लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी साइड जो सीज लोन दिखा हुआ है ये यहां पे दिखेगा।
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सीज लोन आ जाएगा। पहले ये सीज लोन नहीं था तो सीज लोन अब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर दिखाते हैं एक बार कि कैसे अब क्या क्या चेंजेस होगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट लिख लिया। बैलेंस शीट ये अमाउंट हो गया, ये एसेट साइड हो गया, और ये अमाउंट हो गया, और ये लायबिलिटी साइड हो गया। अब सबसे पहले हम बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग एसेट पे आते हैं। क्या कैश यहां पे जो दिख रहा है 2000 रुपए से, तो क्या यहां पे भी 2000 से दिखेगा? कैसे पता चलेगा? क्या रिटायरमेंट जब पार्टनर रिटायर्ड हुआ है, रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर्ड हुआ है तो क्या कहीं से पैसा आया है या फर्म कहीं से पे किया है कैश में? यहां पे कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है अभी तक, ना तो पैसा कहीं से आया है और ना ही जो सी रिटायर्ड हुआ उसको कैश में पे किया है। अगर सी रिटायर्ड हुआ है और उसको कैश में पेमेंट किया है तो सी का जो कैश था वो कम हो जाता। तो सी का कोई एडजस्ट जो कैश है वो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कहीं से पैसा आया भी नहीं है और ना पेमेंट किया है फर्म ने। तो पहले से जितना कैश था वो अब भी वो कैश उतने से ही दिखेगा, कैश 2000 से अब भी दिखेगा। तो हमने कैश कवर कर लिया। अब सन्ड्री डेटर्स पे आते हैं। सन्ड्री डेटर्स पहले कितने का था? 8000 का। अब डेटर्स पे मैंने क्या बनाया था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हमारा डेटर्स कैसे दिखेगा? डेटर्स 8000 का दिख रहा था, अब इस पे हम लोग प्रोविजन बनाए हैं। तो प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट कितने से बनाए थे? 400 से। तो 7600 से हमारा डेटर्स दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक पहले कितने से था? 40,000 रुपए से। स्टॉक एप्रिशिएट हुआ 10% से। तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, बढ़ना। तो पहले 40,000 रुपए से दिख रहा था, अब 10% उस पे बढ़ गया है। तो अब 10% कितना हुआ? 4000। तो अब स्टॉक जो दिखेगा वो 44,000 से दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो फर्नीचर जितना पहले था उतना अब भी दिखेगा। फर्नीचर 13,000। तो फर्नीचर मैंने 13,000 से दिखा दिया। पेटेंट कितने से था? 4,000 रुपए से। अब क्या पेटेंट बैलेंस शीट में दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि पेटेंट आर वैल्यूलेस। अब पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं बची हुई है, तो पेटेंट को हम लोग नहीं दिखाएंगे यहां पे। ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग पे आते हैं। बिल्डिंग कितना था? पहले 60,000 से बिल्डिंग दिख रही थी। क्या अब भी बिल्डिंग 60 से दिखेगी? नहीं, क्योंकि बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ 20% से। तो 20% से कितना एप्रिशिएट हुआ था? 12,000 रुपए। तो 60 + 12 72,000 से यहां पे अब बिल्डिंग दिखेगी। बिल्डिंग 72,000 हमने बिल्डिंग भी दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या बचा? गुडविल। क्या गुडविल यहां पे दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया पार्टनर्स में, तो अब यहां पे गुडविल नहीं दिखेगी। ठीक है। अब हम लोग क्रेडिटर्स पे आते हैं, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स पहले कितना था? 10,000 रुपए का था क्रेडिटर्स। अब एडिशनल एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स को मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब 2,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए देना था, अब बुक वैल्यू से 2,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना है। तो कितना अब यहां पे पेमेंट जाएगा क्रेडिटर्स को? 12,000 रुपए। तो सन्ड्री
क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 रुपए से दिखेगा अब यहां पे। अब इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड पे आते हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड हमने क्या बताया था कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि फर्म की ये लायबिलिटी होती है, और जब फर्म की लायबिलिटी होगी इसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? 5,000। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना? 5,000। 5,000 से मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड कितना है? 6,000। अब 6,000 हम लोग क्या किए थे? क्या यहां पे हम लोग रिजर्व फंड को दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि रिजर्व फंड को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में सब पार्टनर्स को हमने बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो ये भी रिजर्व फंड भी यहां पे नहीं दिखेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पार्टनर्स में बांट दिया था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी यहां पे नहीं आएगा। अब हम लोग कैपिटल पे बात करते हैं। क्या कैपिटल यहां पे कौन सा आएगा? कैपिटल यहां पे ये वाला आएगा। तो उससे पहले एक चीज और था, यहां पे सीज लोन है, क्योंकि फर्म ने सी को पेमेंट नहीं किया है तो फर्म उसको लोन में कन्वर्ट कर लिया है, तो जो लोन जो है वो फर्म के लिए अब लायबिलिटी हो गई है, तो लायबिलिटी साइड ये दिखेगा सीज का लोन, क्योंकि सी को पेमेंट नहीं किया है फर्म ने, तो ये क्या है? फर्म की लायबिलिटी। और ये जो सी का लोन है वो कितना है? 31,320। फिर उसके बाद हम लोग कैपिटल दिखाएंगे पार्टनर्स का, तो कैपिटल अकाउंट। अब ए की कैपिटल और बी की कैपिटल कौन सी दिखाएंगे? ये वाली कैपिटल। जो बैलेंसिंग फिगर से हमने कैलकुलेट किया है कैपिटल, वही कैपिटल ये वाली हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यहां पे लायबिलिटी साइड। तो ए का कितना है? 50 एस कैपिटल 53,300। बीस कैपिटल, बी की कैपिटल है 36,980। ठीक है। अब ये हम लोग क्या करेंगे? टोटल कर लेते हैं इसको। तो अगर ये टोटल करने पर मैच कर गया तो हम लोग ने सारा का सारा सब कुछ सही किया है। तो सबसे पहले अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो 2,000 प्लस 7,600 प्लस 44,000 प्लस 13,000 प्लस 72,000, 1,38,600। 1,38,600 हमारा एसेट साइड आ गया। अब हम लोग लायबिलिटी साइड टोटल करते हैं। 12,000, 5,000, 31,320, फिर उसके बाद 53,300 प्लस 36,980, तो ये भी 1,38,600। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमारा दोनों साइड इक्वल आया। लायबिलिटी साइड भी 1,38,600 आया और एसेट साइड भी हमारा 1,38,600 आ गया। तो हमने क्या क्या सीखा कि रिटायरमेंट में अगर फर्म की गुडविल दी हुई है और नहीं दी हुई है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी मेथड से बोला गया होगा उसकी गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फर्म की गुडविल। फिर जो फर्म की गुडविल होती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, फिर उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं कंटिन्यू पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और WCR और रिजर्व फंड जो हम लोग एडमिशन में करते थे वही चीज हम लोग यहां पे भी किए हैं। जो बैलेंसिंग फिगर हम लोग
बैलेंस शीट में जो ये पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंसिंग फिगर जो पार्टनर्स कैपिटल का आता था बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे लायबिलिटी साइड में, वही हम लोग रिटायरमेंट में भी किए। तो कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस यहां पे ये था कि जो फर्म की गुडविल है उसको कैसे एडजस्ट करना है, बस यहां पे बस वही चीज अलग थी, कुछ डिफरेंट था। तो सेम प्रोसेस हम लोग का वही है, एडमिशन जो जो ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन में करते थे वही चीज हम लोग यहां पे करते हैं, और न्यू रेशियो में थोड़ा चेंजेस है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।